अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं रिशाइज रिव्यू। गाइस मैं हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में हमारे हफ्तावार ड्रामास जो चलते हैं उनका रिव्यू लेकर। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये जो बेल आइकन का बटन है इसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही मेरा वीडियोस जो हैं वो पोस्ट हों आपको उनका नोटिफिकेशन जो है मिल जाए। और इसके साथ ही चलते हैं पाकिस्तानी जो ड्रामाज़ हैं उनका रिव्यू करने के लिए। और सबसे पहले जो मैं बात आपसे कहना चाहूँगा रिव्यू करने से भी पहले, वो हमारे एक बहुत ही शानदार लेजेंडरी राइटर हैं और प्रेजेंटर भी हैं। वो मेज़बानी भी करते रहे हैं पीटीवी पे बहुत सारे प्रोग्रामों की, और फिर ARY डिजिटल पे भी उन्होंने जो हैं कुछ मज़ाहिया प्रोग्राम जो हैं किए। मैं बात कर रहा हूँ सर अनवर मकसूद साहब की। अनवर मकसूद साहब जो हैं वो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। पाकिस्तान में भी और बरे सग़ीर पाक व हिंद में जहाँ पे भी लोग जो हैं तंज़ व मज़ाह जो हैं वो देखना चाहते हैं, और उनकी कॉमेडी, उनका तंज़ जो है वो वाकई तंज़ होता है और बहुत गहरा होता है। उनका पिछले दिनों इंटरव्यू आ रहा था तो उनसे ये कहा गया कि आप जो है वो क्यों नहीं लिख रहे, आप काम क्यों नहीं कर रहे। तो उन्होंने बहुत सादा और सिंपल सा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आजकल जो काम हो रहा है वो इस काबिल ही नहीं है कि बंदा इसका हिस्सा बने। हाँ जी, और वो उनके बकौल जो बहुत दिनों से मैं भी बात करता आ रहा हूँ कि हमारा ड्रामा जो है वो स्टार प्लस के ड्रामा की नज़र हो गया है, और वो यही कह रहे थे कि हर ड्रामा जो है वो स्टार प्लस के ड्रामे की कॉपी जो है वो बनाया जा रहा है और उन्हीं के तर्ज पे ड्रामा बनाया जा रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ स्टूपिड और बेवकूफ़ ऑडियंस जो हैं उनको हासिल करने के लिए। ड्रामे का जो असल मकसद था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया, वो बिल्कुल फौत हो गया, और किसी को इससे कुछ मकसद नहीं है, कोई मतलब नहीं है कि ड्रामा जो है वो क्यों बनाया जा रहा है। सिर्फ ड्रामा बनाया जा रहा है ड्रामा बनाने के लिए, अदाकारों को चलाने के लिए, टीवी चलाने के लिए और चंद पैसे जो हैं वो कमाने के लिए। सबसे पहले मैं जिस ड्रामा की बात करूंगा वो रक्स बिस्मिल नहीं है क्योंकि रक्स बिस्मिल थैंक गॉड वो ख़त्म हो गया। और जिस ड्रामा की मैं बात करने जा रहा हूँ वो भी हाशिम नदीम साहब का ही लिखा हुआ है, लेकिन वो ड्रामा जो है इतना ज़्यादा बुरा नहीं है जितना कि रक्स बिस्मिल था। तो बात करते हैं खुदा और मोहब्बत की। खुदा और मोहब्बत जो है वो रुक गया है, थम गया है। थोड़ा सा जो है उसको धक्का लगाने की कोशिश की जाती है और फिर जो है उधर ही रुक जाता है, जैसे ख़राब गाड़ी जो है वो रुकी हुई है। इस किस्म में भी हमने देखा कि सिर्फ ये धक्का लगाने की कोशिश की गई कि किसी तरह जो है हमारे फरहाद साहब हैं वो घर में आ जाते हैं माही के, और वहाँ पे भी एक अजीब सा सस्पेंस जो है क्रिएट करने की कोशिश की गई ताकि माही का लगे कि माही का और फरहाद का टकराव जो है होने वाला है, वो एक दूसरे को देखने वाले हैं, लेकिन नहीं होता क्योंकि ड्रामे को और जो है वो खींचा जाएगा। ड्रामे का सारा फोकस इस चीज़ पे रहा कि किस तरह माही जो है वो अपनी सास की खिदमत कर रही है और उसकी सास उसको धुतकार रही है, और उसकी सहेली माही की रिदा जो कि लाहौर से आई है वो जो है इस बात को नोट कर रही है और वावेला जो है मचा रही है। अब माही क्या करती है, माही जो है अपनी सास को दवा देती है और उसकी सास जो है उसको धुतकारती है और उसे कहती है कि तुम जो हो मेरे पास मत आया करो। अब ये दवा देने का काम जो है सबसे पहले सबसे अहम बात जो है वो उसके बेटे का, वो क्यों नहीं अपनी माँ की देखभाल कर रहा, वो क्यों जो है इधर आवारागर्दियों में मसरूफ़ है, उसी चीज़ की समझ नहीं आती। जिस बंदे की माँ बीमार हो वो बंदा जो है इतनी, अब उस घर में सिर्फ माँ उसकी रह गई है, उसका भाई कत्ल हो गया, अब उसको माँ की भी कदर नहीं है सिकंदर को कि वो इधर उधर मुंह मारता फिर रहा है, और उसको बिल्कुल परवाह नहीं कि मैंने अपनी माँ का ख्याल जो है वो रखना है, और माँ का ख्याल रखा जा रहा है, माही रख रही है सिर्फ ये दिखाने के लिए कि माही बेचारी पे बहुत जुल्म हो रहा है। अब जो काम नौकरानियों वाले हैं वो भी माही कर रही है, और रिदा जो है ये सारी चीज़ें नोट करती है और फट पड़ती है और सिकंदर के सामने जो है वो कहती है, उससे पहले वो माही को बेतुके तरीके से, सेंसलेस तरीके से कहती है मैं देखती आ रही हूँ कि तुम बर्दाश्त करती फिर रही हो, तुम हमेशा ऐसे ही करती हो। कब हमेशा ऐसा करती हो? माही लाहौर में बिल्कुल मुख्तलिफ थी। डायलॉग लिखने वाला जो है उसे बिल्कुल समझ नहीं आती कि अपने जो उसकी दोस्त के जज्बात का इजहार है उसने कैसे करना है। ठीक है जी। उसके बाद ये सेम चीज़ जो है वो सेम सीन दोहराती है रिदा जब वो जा रही होती है वापस लाहौर सिकंदर के सामने, और उसे कहती है कि माही के साथ जो ये बुरा सलूक हो रहा है मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती क्योंकि ये तो बर्दाश्त किए ही जा रही है, और माही उसको बहुत समझाती है फिर चुप हो जाती है मजलूम बन के ताकि लोगों को उसके साथ हमदर्दी लगे। लेकिन यकीन कीजिए कहीं पे भी आपको माही के साथ ज़रा भी हमदर्दी महसूस नहीं होती। इसलिए नहीं है कि माही जो है हमदर्दी के काबिल नहीं, इसलिए कि वो सारा सीन ही बहुत बुरे तरीके से और बहुत स्टूपिड तरीके से जो है वो किया जाता है।
उधर तवाइफ जो है, उसकी बड़ी वाली तवाइफ जो है वो अजीबोगरीब सी वही बातें कर रही है कि तुम अपना धंधा फिर से शुरू करो, अपना गाना। अब बात गाने पे आ रही है, धंधे पे नहीं आ रही। हाँ जी, अपना गाना वाना जो है फिर से शुरू करो, सिकंदर तुमसे शादी नहीं करेगा। और वो इसी उम्मीद में है कि सिकंदर मुझसे शादी करेगा, यानी कि 4-5 एक साल से बात उधर ही रुकी हुई है। इधर जो है आखिर का डब्बा पीर जो है वो घर में आ जाता है, इसके उसकी माही के सास के घर में, माही के ससुराल में, क्योंकि उसने दुआ देनी है माही की सास को। एक बात, जो बंदा किसी का दिल तोड़ता है, किसी को दुख देता है, जैसे कि माही की सास कर रही है, उसकी लॉजिक है, लेकिन ये बात यकीन से वो लिख ले कहीं पे कि अगर तुम किसी को दुख दे रहे हो तो दुनिया भर की दुआएं जो हैं वो मिलकर भी तुम्हारे लिए आसानी पैदा नहीं कर सकती। तो सबसे बेहतरीन चीज़ ये होती है कि बंदा माफ़ कर दे। जो बंदा माफ़ कर देता है, यकीन कीजिए उसकी दुआएं कबूल होती हैं और अल्लाह ताला की ज़ात जो है उसके नज़दीक हो जाती है, और ज़्यादा नज़दीक जो है हो जाती है। लेकिन ये बात माही की सास को बिल्कुल समझ नहीं आ रही और आपको लॉजिकल चीज़ जो है लगती है, क्योंकि उसका वो बेटा ऑलमोस्ट फेवरेट बेटा था। पहले बेटे की जो है वो बीवी जो है वो मर गई, उसके घर में खुशी लाने वाला, शोखी बिखेरने वाला सिर्फ वही एक लड़का था। और शादी वाले दिन जब वो अपनी बारात लेके वापस आ रहा है डोली अपनी बीवी की, उसका कत्ल हो जाना बहुत बड़ा हादसा है। चाहे कुछ भी दिखाया जाए कि माही के साथ वो जुल्म करती ये वो, लेकिन उस बूढ़ी बेचारी औरत के साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। और इसी वजह से अब सबको इस बात पे इत्तेफाक होना चाहिए कि बहू जो है वो बेटे की वजह से होती है। दुनिया भर की बहू आपको जितनी मर्जी खिदमत करे, जितनी मर्जी अच्छी हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर आपके बेटे को नुकसान पहुंचता है, बेटे को तकलीफ पहुंचती है, तो बहू के साथ आपका रिश्ता खत्म हो जाता है 1 सेकंड में, क्योंकि बहू के साथ रिश्ता सिर्फ बेटे की वजह से होता है। और इस वजह से माही की जो सास है उसकी सारी हरकत जो है वो मुझे बिल्कुल लॉजिकल लगती हैं जब मैं वो देखता हूँ उसको एक माँ के तरीके से। और वो माँ जो है, लेकिन जब दुआ की बात होती है तो डेफिनेटली वो माही के साथ अच्छा सलूक नहीं कर रही, तो कहीं से भी दुआ करवा ले उसके दिल को सुकून नहीं आने वाला। और डब्बा पीर जब आता है तो मुझे बहुत ही बुरा लगता है। यकीन करें, डब्बा पीर जब कोठी में दाखिल होता है, उनके घर में दाखिल होता है, तो मेरे ज़हन में वो सीन आ गया। एक अमरीश पुरी का एक सीन था, श्रीदेवी की एक मूवी थी नागिन, शायद, मुझे पता नहीं, कि वो मैं तेरी दुश्मन तू मेरा दुश्मन ऐसे करके था। तो वो जो है वो अंदर दाखिल होता है तो ऐसे ही होता है जैसे वो चेला जो है आ रहा है सांप पकड़ने वाला, बहुत सारे गुरु आ रहे हैं अपने बहुत सारे चेलों के साथ सांप पकड़ने के लिए। और मुझे बहुत बुरा लगता है वो डब्बा पीर, हद से ज़्यादा जो है वो फजूल उसका करैक्टर है। और उसके बाद वही सीन जिसकी बात मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि हमें दिखाया गया कि शायद इस दफ़ा टाकरा हुआ ही हुआ, लेकिन नहीं जी। फरहाद साहब जो है वो आराम से जो है वापस चले जाते हैं और माही उस वक्त आती है, अपनी सास की फिक्र हो रही है उसको बुलाने के लिए, और वो दिखाया जाता है कि जैसे वो देख रही है, देखने में लगे कि अभी फरहाद पलटेगा और वो उसको देखेगी। बिला वजह का सस्पेंस क्रिएट किया गया, बिला वजह का ड्रामे को जो है वो स्ट्रेच किया जा रहा है, बिल्कुल भी इसमें मज़ा नहीं आ रहा आपको। सिर्फ और सिर्फ मज़ा उसी वक्त आता है, यकीन कीजिए, जब फरहाद की एंट्री होती है। अब ड्रामे के अच्छे पॉइंट जो है, ड्रामे के अच्छे पॉइंट जो हैं मुझे इस वक्त जो कि अक्सात अभी चल रही हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ फरहाद की एक्टिंग है। वो फ़िरोज़ खान जो है एक बेहतरीन अदाकार है और मैं उम्मीद करता हूं कि वो अच्छे ड्रामास जो है वो अच्छे प्रोजेक्ट जो है वो चुने। इनफैक्ट उसने ड्रामा से जो है अलहदगी अख्तियार कर ली थी, उसने कहा था कि मैं जो है अदाकारी छोड़ दूंगा, फिर उसने ये ड्रामा जो है उसके बाद किया। वो जब चुप होता है तब भी उसके एक्सप्रेशंस जो हैं वो बोल रहे होते हैं, एक बर्बाद लुटा हुआ इंसान। अब उसके लुटने और बर्बाद होने की वजह कुछ भी हो, लेकिन वो नज़र आता है, और जब वो देखता है, जब वो बोलता है, तो वो शानदार लगता है। तो हाईलाइट जो है इस ड्रामे की जो सबसे पॉजिटिव और अच्छी बात है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो फ़िरोज़ खान की अदाकारी है। और इकरा अज़ीज़ जो है वो मुझे बिल्कुल भी मुतासर नहीं कर रही, कहीं पे भी इकरा अज़ीज़ जो है वो अच्छी अदाकारी नहीं कर रही। और उसके बाद उसके जो बड़े बड़े लेंस उसने आंखों में लगा रखे हैं उसकी वजह से उसकी आंखें बहुत बड़ी लगती हैं और बहुत ही अजीब जो लगती हैं। वो बिल्कुल भी, वो शायद वो अपने आप को खूबसूरत समझती है, या किसी ने उससे कहा होगा कि ये बड़े बड़े लेंस लगाओ तो तुम खूबसूरत लगोगी, लेकिन ऐसी कोई भी बात नहीं है। और वो जो है वो
एक्स्ट्रा अजीब लगना जो है वो शुरू हो जाती है। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या होगा, उससे जो है वो ड्रामे पे कोई असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, या ये ड्रामा ऐसे ही स्लो रहेगा और ऐसे ही बोर करते हुए वो ख़त्म हो जाएगा। उम्मीद करते हैं नहीं, क्योंकि ये एक अच्छा ड्रामा जो है साबित हो रहा था। अगला ड्रामा जिसकी मैं बात करूँगा वो बहुत ही ज़्यादा फजूल और घटिया ड्रामा है, और मैं बात कर रहा हूँ ड्रामा सीरियल फांस की। फांस ड्रामे का नाम फांस नहीं, सिराज का रोना धोना होना चाहिए था। हाँ जी, यकीन कीजिए हर किस्त में, हर सीन में वो इतना रोता है, इतना, और वो भी बेवकूफ़ाना तरीके से रोता है कि आपको हैरानी होती है इस बंदे का क्या मसला है, क्यों रोए जा रहा है। वो इसलिए रोए जा रहा है कि साहिल साहब जो हैं वो जेल में हैं, थाने में, और उधर जो है वो साहिल की अम्मा यानी कि नादिया जो है वो बिला वजह से हर वक्त हर सीन में इतनी हाइपर होती है, और फिर कह रही होती है कि मुझे बड़ी टेंशन हो रही है, सिराज और साहिल को कुछ हो ना गया हो। मतलब क्या करने चाहिए, तुम सज़ा दिलवाना चाहती हो अपने बेटे को, और उसके बाद तुम्हें जो उसकी फ़िक्र हो रही है। अजीब किस्म का बोंगा सा किस्म का जो है वो एटमॉस्फेयर जो है वो ड्रामे में क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। और सबसे अहम जो चीज़ ड्रामे में दिखाई जा रही है वो है मैन वर्सेस वुमेन। हाँ जी, मर्द और औरतें जो हैं वो एक दूसरे के मुखालिफ हो गई हैं, टीम्स बन गई हैं। सिराज की, साहिल की टीम और उसके वकील की वो सारे मर्द हैं, और उधर जो है वो ज़ेबा की है, नादिया है, हफ्सा है, और उनकी जो खातून वकील है वो। तो ड्रामे को इस तरह से दिखाया जा रहा है जैसे ये ड्रामा मर्दों के ख़िलाफ़ जो है वो औरतें जो हैं वो बना रही हैं। तो इस वजह से ड्रामे का सारा इम्पैक्ट जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, और आपको ड्रामे में वो दिलचस्पी नहीं रहती जो सबसे पहले जो आपको हमदर्दी होनी चाहिए ज़ेबा का साथ, और कहीं पे भी एक सेकंड के लिए नहीं होती है। ड्रामा अब ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, लेकिन किसी एक लम्हे में, किसी एक वक्त भी आपको ज़ेबा के साथ हमदर्दी नहीं हुई, क्योंकि उसका कैरेक्टर इतनी बुरी तरीके से डेवलप किया गया। और ऊपर से सुभान अल्लाह, ज़ारा नूर जो है उनकी अदाकारी हद से ज़्यादा जो है वो घटिया है इस ड्रामे में। तो इस वजह से आपको बिल्कुल भी एक लम्हे के लिए भी जो है उसके साथ हमदर्दी महसूस नहीं होती, और ना ही आपको साहिल के साथ जो है वो कड़वाहट का इजहार होता है, नफरत का इजहार होता है कि यार ये कितना मतलब कि घटिया, मक्कार और ड्रामेबाज इंसान है। हालांकि शहजाद शेख, जैसे अब मैं थोड़ी सी तारीफ़ करूंगा शहजाद शेख की, वो जो मेरे रिव्यू देखने वालों ने कहा था कि आप तारीफ़ नहीं करते, शहजाद शेख ने बहुत कोशिश की है, हद से ज़्यादा उसने कोशिश की है कि किसी तरह वो अच्छी एक्टिंग करे और कुछ सीन जो है वो चुरा ले, और उसने वाकई जो है कुछ सीन चुराने की कोशिश की है। और वहाँ पर जो है आपको लगता है कि यार अगर ये बंदा जो है इसको अच्छा रोल दिया जाए, अच्छी डायरेक्शन हो, तो ये अपने बाप का नाम जो है वो रोशन कर सकता है। जैसे उसने थोड़ी बहुत अच्छी एक्टिंग की थी मोहब्बत तुझसे नफ़रत है, खलील रहमान कमर का लिखा हुआ ड्रामा था, ऑब्वियसली उसमें तो हर कोई जो है कर सकता है, लेकिन वहाँ पर शहजाद शेख आपको अच्छा जो है वो लगा था। लेकिन इस ड्रामे में थ्रू आउट शहजाद शेख बहुत बुरा लग रहा है, क्यों? हालांकि उसको कैरेक्टर को वैरायटी जो है दिखाने की कोशिश की गई। अब सारी की सारी दो एक साथ जो इस हफ्ते में दिखाई गई वो सारी की सारी ये थी कि पहले जो है वो दिखाया गया अदालत का सील, और बहुत ही फुसफुसी और बोंगी जो है कार्रवाई जो है अदालत की दिखाई जाती है, और आखिरकार जो है वो साबित कर दिया जाता है, अफजा का बयान होता है कि ज़ेबा जो है वो बेगुनाह है और वो कत्ल नहीं कर रही थी, और जो है वो मुकदमा फिर से शुरू किया जाएगा और साहिल के सारे टेस्ट होंगे, पता चलेगा वाकई ये जहनी तौर पर जो है माजूर है, डाउन स्ट्रोम का शिकार है, या फिर ये ड्रामाबाजी जो है वो कर रहा है। तो उसके लिए जो है उसके बाद शुरू हो जाते हैं मुसलसल सीन हवालात में। अब हवालात में एक सीन दिखाया जाता है कि साहिल जो है वो चीख रहा है कि मुझे पानी दो, हालांकि उल्लू के पट्टे तेरे पीछे हवालात में मटका पड़ा हुआ पानी का भरा हुआ, वहां से पानी नहीं पी रहा सिर्फ ये शो करना है कि उसको खाने पीने के लिए नहीं दे रहा, और ये पुलिस वाला बड़ा स्ट्रिक्ट है। हालांकि जब जो मर्जी हो, किसी तरह से भी हो, थाने में जो है खाना दिया जाता है, और इतने बड़े अमीर जो गरीब लोग होते हैं वो अपने घर से खाना ले जाते हैं अपने मुलजमों के लिए। तो ये तो जो है उसका बाप जब आकर धमकी देता है और कहता है कि मैं बहुत अमीर हूँ, मैं सेठ हूँ, भाई तुम उसको क्यों धमकी दे रहे हो? जिनके साथ तुम्हारे ताल्लुकात है उनको कॉल करो और वो उसको प्रेसिंग कर लें। एवं मतलब जो है वो उसको फजूल जो है वो दिखाने की कोशिश की जाती है कि पुलिस वाला बड़ा जो है वो दबंग
दबंग है, हालांकि वो बिल्कुल भी है दबंग नहीं है, क्योंकि उसकी मौजूदगी में ये दिखाया जाता है कि समद आता है साहिल के सामने। और अब ये ज़ेबा का जो है नया जो है वो तरीका है समद साहिल से उस सच उगलवाने के लिए, कि वो कहती है कि हफ्जा का हमने अगवा कर लिया है, और हफ्जा की अगवा की FIR भी दर्ज जो है वो करवाई जाती है, जो कि नादिया दर्ज करवाती है। सिराज यानी कि उसके बाप ने अगवा कर लिया अपनी बेटी को। हाँ जी। और उसके बाद यहीं पे बात ख़त्म नहीं होती कि उसके बाद सीन होता है समद का और साहिल का, और जिसमें समद जो है वो साहिल को कहता है कि तुम्हारी बहन को मैंने अगवा कर लिया, मैं उसके साथ रेप करूँगा, मैं उसके साथ ये करूँगा वो करूँगा। और एक जो है हाथ दिखाया जाता है जिसने फ़ोन पकड़ा हुआ है और उनकी वीडियो बना रहा है, और वो सामने है बिल्कुल, यानी कि साहिल जिसने 30 साल से पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बना रखा है, और वो जो है वो एकदम बेवकूफ़ बन गया, और उससे सामने खड़ा बंदा या बंदी जिसका किसी का भी वो फ़ोन है, पता नहीं, बताया नहीं जाता कि कौन है वो, उस नज़र नहीं आ रहा कि साहिल की उसकी वीडियो जो है वो बनाई जा रही है। उससे पहले साहिल जो है वो ज़मीन पर बैठा वही ओंगी बोंगी हरकतें कर रहा होता है, तब भी उसकी वीडियो बनाई जा रही थी, और सामने पुलिस वाला जो है वो बैठा हुआ है, ड्यूटी कर रहा है, किसी को उससे कोई मतलब नहीं। और ड्रामे में सीरियस होने की आप इस बात से अंदाज़ा लगा दीजिए कि जब अदालत की कार्रवाई में कहा जाता है कि साहिल जो है उसने जो है पिस्टल जो है वो खुद उठाया था, तो ये CCTV की जो है वीडियो दिखाई जा रही है, और वो वीडियो होती है जो असल में ड्रामे की वीडियो है। हाँ जी। अजीब सा जो है वो बहुत ही घटिया ड्रामा जो है ये लिखा गया है, उससे ज़्यादा घटिया तरीके से इसकी डायरेक्शन की गई है, इसका कोई भी सर पैर नहीं। अब ये दिखाया जा रहा है कि हफ्जा जो है वो अगवा हो गई है, वो गुम है, और साहिल जो है इस बात से परेशान है कि समझ जो है उसकी बहन के साथ जो है वो रेप करेगा, जैसे उसने ज़ेबा के साथ किया था। तो इस तरीके से जो है वो बाहर लाने की कोशिश की जा रही है कि साहिल जो है वो इकरार जुर्म कर ले या किसी तरह जो है वो फंस जाए। फिर ये दिखाया जाएगा कि साहिल साहब जो है वो जो एक्टिंग कर रहे थे, यानी कि पागल होने की, वो मुस्तकिल वाकई में जो है वो पागल हो जाएगा, ड्रामे को उस तरफ जो है लेके जाया जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आखिरी के साथ जो है वो ड्रामे की हो, क्योंकि इस ड्रामे ने हमें हद से ज़्यादा जो है वो पका दिया है। हाशिम जो है उसका बयान लिखा जाता है कि मैंने देखा, मैंने बचाया नहीं, क्योंकि इसके अंदर का जालिम और दरिंदा जो है मुझे देख के डर लग गया। लाना बंदा लाल लितर रवे तेरे, तू जिस मोहल्ले दा है उस मोहल्ले दे जेड़े ने कुत्तियां वटे मारदे फिरदे हुंदे ने, ते तेनू डर लग गया, तू एडा जेड़ा है मम्मी डैडी बच्चा। और यार प्लीज यार कुछ ढंग की बात जो है वो भी रखा कर। उसके बाद वो कहता है रेप करके वो सीधा मेरे पास आया और उसने मुझे धमकियां दी, इसलिए मैं डर गया, मैंने बयान जो है वो नहीं दिया। फिर समद का बयान लिया जाता है। फिर जैसे मैंने आपको कहा कि लंबे लंबे सीन जो हैं वो किए गए हैं सिर्फ ड्रामे को स्ट्रेच करने के लिए, लंबा करने के लिए। यकीन कीजिए ये वो ड्रामाज हैं जिनके बारे में पहले मैं शुरू में बता चुका हूं कि अनवर मकसूद साहब ने कहा कि ये ड्रामे जो है हमारे ड्रामा इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, और ये अदाकार जो हैं हमारे ड्रामा इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क कर रहे हैं कि जो सारे के सारे जो हैं वो नेपोटिज्म के ज़रिए आए हैं। इनको एक्टिंग से, अदाकारी से कोई मतलब नहीं। ज़ारा ने सोचा कि मैं मेकअप नहीं करूँगी तो लोगों को लगेगा कि ये जी बहुत बेहतरीन और अच्छी अदाकारा है, तो उसने थ्रू आउट जो है वो कहीं पे भी मेकअप नहीं किया। मेकअप किया हुआ लेकिन वो न्यूड मेकअप जिसे कहते हैं, जो नज़र ना आए, लेकिन इसके बावजूद उसकी हद से ज़्यादा बुरी एक्टिंग जो है वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट को सत्यानाश कर देती है। और ड्रामे को जितना स्ट्रेच किया गया इस वजह से भी ड्रामा आपको नहायत ही घटिया और फुसफुसा जो है वो लगता है। उम्मीद करते हैं कि यह ड्रामा जल्द ही ख़त्म हो जाए और हमारी इस ड्रामे से जो है वो जान छूट जाए। अगला ड्रामा जिसकी मैं बात करूंगा वो बिल्कुल नया शुरू हुआ है, लेकिन वो भी बौंगियाँ मारने में किसी से कम नहीं। मैं बात कर रहा हूँ ड्रामा सीरियल इश्क है की। इश्क है ड्रामे की बात जो है वो, ड्रामे की बात शुरू करने से पहले मैं ड्रामे में एक सीन है उसकी बात करना चाहूँगा, जिसमें ये दिखाया जाता है कि मिनाल ख़ान यानी कि इसरा जो है उसके बाप की जब डेथ होगी तो वो उसकी कब्र पे जाती है और उसकी कब्र पे वो दुआ करने के लिए जाना है। और वो इतना बुरा सीन था, हद से ज़्यादा बुरा सीन, इसलिए कि ये दिखाया जाता है कि इसरा जो है वो कब्रें फांदती हुई जो है अपने बाप की कब्र पे जाती है दूसरी कब्रों पे चढ़ के। हालांकि ये कब्रों की हुर्मत के बिल्कुल ख़िलाफ़ है और इसको मुझे नहीं समझ आई कि ये सीन उसने क्यों किया,
क्योंकि जिस बंदे में थोड़ा सा भी इस्लाम है, इस्लाम की थोड़ी सी भी अकल समझ है, मत पंजाबी जिन्होंने कहते हैं उन्होंने है, उन्होंने पता है कि कबरां जड़ियां ने इंज नहीं जड़ियां फलांगियां जांदियां, और उसका बहुत सख्त गुनाह है कब्रों की बेहुरमती करना, हद से ज़्यादा जो है वो बुरा समझा गया है इस्लाम में। लेकिन जो है जिसने ये किया, जिसने ये सीन किया, डायरेक्टर, सब लोग जो वहाँ पे थे, किसी को इतनी अकल ही नहीं थी कि वो उसको कब्रें फांदते हुए जो है अपने बाप की कब्र पे आती है, और उन लोगों ने ये सीन कर लिया। पता नहीं पैमरा इस चीज़ का नोटिस लेता है या नहीं लेता, क्योंकि ये हमेशा चीज़ें जो हैं वो बाद में जो हैं वो देखी जाती हैं। इस किस्म में हमने ये देखा कि जैसे ही मोहतरमा जो है वो इसरा को होश आता है तो वो वावेला बचा देती है कि मैंने जो है वो जाना है अपने, क्योंकि वो बेहोश हो गई थी मोहतरमा निकाह के बाद, कि मैंने अपने जो है घर जाना है, मैंने घर जाना है, ब्ला ब्ला ब्ला। और वो जो शाहज़ेब साहब हैं वो क्या कह रहे हैं, नहीं तुम्हारी तबीयत ख़राब है, तुम घर नहीं जा सकती। अबे लानत है तुझ पे, तू उसे अगवा करके लाया, तूने ज़बरदस्ती निकाह कर लिया, तुझे उसकी तबीयत की क्या पड़ी, उसको घर जाने दे बेचारी को। और आखिरकार जो है ये दिखाया जाता है कि वो जो है उसको घर जो है वो खुद लेके आता है। उससे पहले एक सीन जो है वो, एक मुकालमा जो है वो कहा जाता है कि वो कहता है कि मैंने ये जो सब इसलिए किया कि मुझे जुनून है, मोहब्बत है। अल्लाह के बंदे, तुझे हवस है, सिर्फ़ और सिर्फ एक जिस्म को हासिल करने की तुझे हवस है। कोई मोहब्बत दुनिया में ऐसी होती नहीं है जो दूसरों की ज़िंदगी जो है, और ख़ास तौर पे जिससे आप मोहब्बत कर रहे हो, उसकी ज़िंदगी तबाह करने का आपको सबक दे। तो इसलिए इस बेहूदगी और गंदगी को जो है मोहब्बत का नाम तो भैया मत ही दो। और उसके बाद ये दिखाया जाता है कि इसरा जो है वो आती है अपने बाप के घर शाहज़ेब के साथ, और शाहज़ेब वहाँ पर अजीब जो है बोंगी जो है अदाकारी करता है। यकीन कीजिए दानिश तैमूर से मुझे इतनी ज़्यादा बोंगी अदाकारी की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी जितनी वो कर रहा है, लेकिन उसमें सबसे बेहतरीन अदाकारी उस वक्त की, और जो इस किसका पॉजिटिव और प्लस पॉइंट था वो थी बाबर अली की। बाबर अली जो है वो, यकीन कीजिए इन सब जो हीरो आ रहे हैं इनसे कोई 10 साल बड़ा होगा, और वो अपने ज़माने में टॉप का हीरो रहा है। वो बहुत अच्छी एक्टिंग नहीं करता था, क्योंकि उस वक्त फिल्में ही वो मसाला फिल्में जो है बनती थी, लेकिन इसके बावजूद जैसे अब उसने ड्रामों में काम करना शुरू किया, वो अच्छी एक्टिंग जो है कर रहा है। और ये सीन जो अपनी इसरा के साथ, यानी कि अपनी बेटी के साथ वो सीन करता है, और वो बहुत ही खूबसूरती से करता है। और एक बाप का दुख जो है वो नज़र आ रहा होता है उसकी आंखों पे, उसके चेहरे पे, उसके मुकालमे जो होते हैं उन सब में वो नज़र आ रहा होता है। और आपको लगता है कि यार ये क्या मोहब्बत है कि जिन वालिदैन ने बच्चों को 20-25 साल पाला हुआ होता है, वो एक 20-25 दिन की मोहब्बत की खातर जो आप उनको छोड़ देते हो, उनको दुख देते हो, उनको तकलीफ देते हो। ये कैसा जुनून होता है जो आपको सब कुछ भुला देता है, और सिर्फ एक ज़ात, एक बंदा ही आपको नज़र आता है। इनफैक्ट ये मोहब्बत जो है सिर्फ और सिर्फ, यकीन कीजिए, दिमाग का धोखा, दीवानगी है। अदरवाइज़ कोई भी सेंस वाला बंदा जो है वो ये सारी हरकतें नहीं कर सकता जो ये मोहब्बत में पड़े हुए लोग जो हैं वो करते हैं। उसके बाद उसका बाप जिसको बद्दुआ देता है कि मैं तुम्हें बद्दुआ देता हूँ कि तुम अपने बाप का चेहरा देखने के लिए तरस जाओ, और उसके बाद अंदर जाके उनको हार्ट अटैक हो जाता है। इसरा जो है अभी बाहर ही खड़ी है, उसको जो है वो हार्ट अटैक होता है, उसको लेके जाया जाता है। और जब लेके जाया जाता है तो इसरा भाग कर जो है शाहज़ेब की गाड़ी में बैठ जाती है उसके पीछे जाने के लिए। ये नहीं कि अपने घर में तुम्हारे बाप को हॉस्पिटल ले गए, ठीक है, तुम्हारा भाई ले गया, तुम्हारी माँ होगी घर में, अपने घर में जाओ, घर में से हॉस्पिटल में जाने की कोशिश करो, तुम शाहज़ेब के साथ क्यों जा रही हो। वहाँ पर जाती हैं, और ऑब्वियसली जो है वो उसका बाप जो है उसकी डेथ हो गई। और उसके बाद जो है वो सीन दिखाया जाता है कि जनाजे पे मोहतरम जो है वो पहुंच जाते हैं। ठीक है जी, वो तो पहुंच गई, उसकी बेटी का दिल दिखाया गया, उसका दिल जो है अपने बाप को देखने के लिए तरस रहा है, और शाहज़ेब उसे ले आता है। लेकिन जो उसका भाई है वो गधा, बेवकूफ़, सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ किरदार जो दो इस ड्रामे में दिखाए गए हैं, एक है इसका भाई इसरा का, और एक जो है वो शाहज़ेब की माँ जो है। इन दोनों के हद से ज़्यादा, भाभी भी जो है इसरा की कोई इतनी आला पाए की औरत नहीं है, वो तो हद से ज़्यादा घटिया है। वो अपना सारा बदला वो किस चीज़ से ले रही है कि मेरा हनीमून जो है वो ख़राब कर दिया। यानी कि उसको इसरा से क्या जो है वो क्या उसे कहते हैं, दुश्मनी है, क्या अदावत है, क्या मसला है, कोई नहीं, सिर्फ इसका जी मेरा जो है वो हनीमून ख़राब हो गया। हाँ जी, हनीमून ख़राब होने के चक्कर में अब वो उसकी सारी ज़िंदगी जो है वो ख़राब करना चाहती है। और वो बेवकूफ़ उसका भाई जो है वो सब लोगों के सामने बाप की लाश पड़ी हुई है, जनाजा तैयार है, वो शाहज़ेब है उसके साथ लड़ाई झगड़ा करता है, और ये हद से ज़्यादा जैसा उसने अपने वलीमे पे किया सेम जो है वो यहाँ पे भी वो करता है। उसके बाद वो सीन जो है वो दिखाया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया कि कब्रें फांद के वहाँ जाती है, और वहाँ पर वो बैठी होती है, और
इसरा का भाई घर जाता है, पिस्तौल लेके आता है, यानी कि आपने लाश जो है वो दफना दी, मैयत दफना दी, उसके बाद वो घर गए, लोग वहां पे थे, कोई बंदा या ना बंदे की जात उन्होंने घर जड़ी विखाई जाती है। हाँ जी, वो घर जाता है, वहां से जो है वो गन लेके आता है, और तो अभी तक जो है वो वहां पर बैठी हुई कब्र पे दिखाया जाता है। और उसके बाद वो मैं मारूंगा 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 की बात हो रही होती है, और एक जनाजा आता है और वो वहां से जो है वो चला जाता है और कहता है मैं तुम्हें देख लूंगा बाद में। अब घटिया इंसान, अगर तूने मारने था जनाजे की तुझे क्या परवाह है? तू कब्रिस्तान में गन लेके खड़ा है और तेरे दिमाग पे शैतान हावी है, तू मारना चाहता है तो क्यों नहीं मार रहा? एक जनाजा आते हुए देख के तुम्हें इस चीज का डर था कि लोग जो है वो गवाही देंगे, तो ये तो वैसे भी होना था। अगर वो मारे जाते, वहां पर उनको गोली लगती, तो सारा शक तुम पे ही होता, क्योंकि सारा मसला ही जो है तुम्हारे साथ है। लेकिन ऐवी ओंगियां बोंगियां जो है इस ड्रामे में जो है वो दिखाई जा रही हैं, और इस ड्रामे का, और उसके बाद बड़ी बोंगी ये दिखाई गई कि हारिस जिसकी शादी वाले दिन उसकी बीवी उसको छोड़ के चली गई है, वो भी जनाजे में आया हुआ है, उसकी माँ भी आई हुई है। क्यों भाई? यानी कि कहाँ के गैरतमंद लोग जो दिखाए जा रहे हैं कि तुम्हें जलील करके एक लड़की चली गई, तुम्हारा रिश्ता खत्म हो गया, और तुम जो हो फिर से जनाजे पे आए हुए और फिर से जो है उसको धमकियां दे रहे हो, और बिला वजह के विलन जो है वो बनने की कोशिश तुम वो कर रहे हो। बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती, और उसके बाद जो है शाहजेब जो है अपनी माँ के घर जाता है, और वहाँ पर सारे लोग बैठे हुए होते हैं, और शाहजेब साहब जो है वो ये कहते हैं कि मैंने तो शादी कर ली है, और इसलिए तुसी जड़ी होना अपनी मौज करो। अब उसका भाई रज़ा जो है वो अपने भाई की शुरू से लेकर इंसल्ट करता आ रहा है, और ये कहता है कि मैं तुम्हें अपना बड़ा भाई समझता था, और मुझे अब पता चला है कि ये उसका बड़ा भाई है, क्योंकि वो तुम कह के उसको बुलाता है, और बहुत ही बदतमीज़ाना तरीके से उसको जो है वो बुलाता है। और उसके बाद ये कह रहा है कि मैं तुम्हें अपना बड़ा भाई समझता था, और ये और वो। तुम एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहते हो जिससे तुम तंग हो, खुद दिखाया जाता है कि हर वक्त फोन करती रहती है, तुम्हारी इज्जत नहीं करती, तुम्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है, तुम्हारी इंसल्ट करती है, और उसके बाद वजूद तुम उससे दीवानों की तरह मोहब्बत करते हो, तो वो क्यों नहीं कर सकता? सारा टब्बर ही पागलांदा है, चाहे उसकी माँ हो, चाहे ये रज़ा हो, चाहे शाहजेब हो, सारे पागल जड़े ने ड्रामे जना वाड़ देते हैं। ड्रामे का मकसद सिर्फ इको ही है कि यही दिखाना कि जेड़ा मेरे नाल शादी नहीं करना चाहता मैं उन्होंने करनी ही करनी। हाँ जी, शाहजेब जिस लड़की से शादी नहीं करना चाहता उसमें इतनी सी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, इतनी सी जो है वो इज्जत नहीं है अपने आप के लिए कि वो कहे कि ठीक है तू नहीं करना, बीबा खसमाणू खा साड़ी जान छड़, नहीं करना तो मैं भी नहीं तेरे ना करती, मैं तेरे ते लख लानत नहीं भेज दी। लेकिन कोई भी ऐसी बात नहीं है कि वो उसके पीछे मरी जा रही है। इसी तरह हारिस जो है वो इसरा की शादी हो गई है, भाई तुझे वो जो है वो लानत भेजती है तुझ पे, तुझसे वो प्यार व्यार करती नहीं थी, शुरू दिन से उसने तुझे इग्नोर किया, तुझे बिला वजह का प्यार हो गया, बिला वजह की तू उससे शादी करना चाहता है। तो यही जो है चीज़ दिखाई जा रही है, और कुछ भी नहीं। अब उसका अब्बा जो है वो इसरा का मर गया, और अब ये जो है ड्रामे को बिला वजह जो है किधर लेके जाएंगे? मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि ड्रामे में क्या नॉवेलिटी होगी, क्या नयापन होगा जो आपको दिलचस्पी से बांध के रखेगा? कुछ भी नहीं, कम से कम मुझे इसमें कुछ भी अच्छा जो है वो नज़र नहीं आ रहा। अगला ड्रामा जिसकी मैं बात करूंगा उनका ते बेड़ा ही गर्क होया है, वो ड्रामा है जिन्हें बारे अनवर मकसूद ने किया कि एक स्टार प्लस के ड्रामे की कॉपी जड़ी बन रही है। हाँ जी, हर ड्रामा ही वैसे तो कॉपी है, लेकिन ए ड्रामा जड़ा जिंदा ना है डोर। जैसे मैं आपको पहले बता रहा था कि डोर वो ड्रामा है जिसके बारे में जो है वो बिल्कुल तारीफ़ जो है वो फिट बैठती है अनवर मकसूद साहब की, कि ये ड्रामास जो हैं वो स्टार प्लस के ड्रामास की नहायत ही बेहुदा और घटिया जो हैं वो कॉपी बनाने की कोशिश की गई, जिसकी वजह से जितने भी क्रिएटिव और अच्छे लोग हैं वो सब पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री से दूर होते जा रहे हैं। अब ड्रामा अदाकारों को देख लीजिए, हमारे बेहतरीन अदाकार जो थे जैसे फ़हद मुस्तफ़ा है, और जैसे फवाद ख़ान था, हमज़ा अली अब्बासी, और बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन अदाकार जितने भी थे हमारे, सब के सब दूर हो गए। इवन कि फ़िरोज़ खान जो है वो चला गया, फिर उसने ये खुदा और मोहब्बत जो है वापस आके किया। और इसी तरह बहुत अच्छे जो राइटर हैं, अमजद सलाम अमजद हैं, अनवर मकसूद हैं, वो सब के सब जो हैं वो चले गए। मैं पिछले दिनों जो है ड्रामास जो है वो देखता रहा हूँ, कोरियन ड्रामास, टर्किश ड्रामास, यकीन कीजिए रोम कॉम रोमांटिक कॉमेडी जिसका कंसेप्ट अभी बिल्कुल यहाँ पे आया, हमारे यहाँ वो 70s में था। हसीना मोइन जो है वो 70s में ये ड्रामास जो है लिखा करती थी, जैसे अनकही था, उसके बाद तन्हाइयाँ था, अंकल उर्फी था, और बहुत सारे ऐसे ड्रामास थे जो उस वक्त लिखे गए जब कि ये जो चीज़ें अभी जो है हॉलीवुड में, टर्किश ड्रामास में, कोरियन ड्रामास में इंट्रोड्यूस अब करवाई जा रही हैं। हमारे यहाँ बहुत पहले से ये चीज़ें थी, लेकिन हुआ ये कि ये जो डाइजेस्ट राइटर और कुछ ये जो हमारे चैनल्स हैं, ख़ास तौर पर हम टीवी जो है
और जियो है, इन्होंने तो बेड़ा गर्क ही करना शुरू कर दिया हमारे ड्रामास का मकसद सिर्फ जो है वो उन्होंने फोकस कर दिया कि ये ड्रामा हमने बनाना है ख़वातीन के लिए ताकि ख़वातीन देखें, लेकिन ड्रामे का कंसेप्ट इस तरह से बनाना है कि जो रही सही अकल है हमारे मास्टर में वो भी जो है वो ख़त्म हो जाए और किसी को कुछ समझ ना आए हम क्या देख रहे हैं, हमने क्या करना है और हमें क्या चाहिए। यही सेम चीज़ जो है वो डोर ड्रामा में जो है वो हो रही है। ये डोर पता नहीं अब कितनी खींची जाएगी, ऐसे को पतंग जो है उड़ाई जाएगी कि नहीं उड़ाई जाएगी, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा उलझी हुई और बोंगी डोर है। और सबसे ज़्यादा जो चीज़ मुझे परेशान कर रही है वो जितने भी अदाकार हैं वो हद से ज़्यादा बुरी अदाकारी जो है वो कर रहे हैं। अजबर रहमान बहुत ही बुरी एक्टिंग कर रहा है, उसके चेहरे के तासुरात जो हैं वो साथ देते ही नहीं है उसके किरदार का। ये दिखाया जाता है उसका फ्लैशबैक में कि वो डिस्को में नाचता था, गाता था और अब उसका एक्सीडेंट हो गया तो वो व्हील चेयर पर पड़ा हुआ है, तो इस वजह से जो है वो डिप्रेस हो गया। अब भाई डिप्रेशन एक और चीज़ होती है और ये जो तुम दिखा रहे हो ये बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ है। आजकल के ज़माने में तुम व्हील चेयर पर कैसे अपने आप को नाकाम साबित कर सकते हो और कह सकते हो, जबकि कंप्यूटर तुम्हारे हाथ में, दुनिया भर से तुम बात कर सकते हो, दुनिया भर की क्रिएटिव चीज़ें कर सकते हो, जो तुम काम करते होगे पहले वो भी तुम अब कर सकते हो। सिर्फ इसलिए कि तुम नच नहीं सकता इसलिए तुम डिप्रेशन हो गया, पागल या पुत्रा। और उसके बाद पागलियत जो है इनकी यहाँ पर जो है वो ख़त्म नहीं होती। रोमान जो है उसको एक पुतली मिलती है जो भूल गए थे उस्ताद साहब, हाँ जी, अस्मा के अब्बा जो है पुतली भूल गए। अब वो कहता है कि ये मैं पुतली बचाते खुद जाकर जो है वो लेके जाऊंगा, क्योंकि उसकी जो है वो अंदर की पुतली की डोर जो है वो अस्मा के साथ जुड़ चुकी है। क्यों जुड़ चुकी है कोई नहीं पता, क्योंकि अस्मा को जो है वो गाना अच्छा आता है। वो जाता है वहां पर देने के लिए वो पुतली, और उससे पहले सीन दिखाया जाता है एक नहायत ही घटिया और बेहुदा, जो हमारे माशरे में शायद होता हो लेकिन कम से कम मुझे जो है ऐसी एग्जांपल कहीं पे मिली कि जो है वो दामाद जो है वो पैसे मांग रहा है अपने ससुराल वालों से कि उसे कारोबार करना है। ये नहायत ही लालची और बेगैरत और घटिया किस्म का मर्द जो है उसे दिखाया गया कि मर्द तो उसे कहना नहीं चाहिए था। मर्द जो है वो ये नहीं होता, मर्द की डेफिनेशन जो होती है वो ये होती है कि जिससे वो अपने घर की, अपने ख़ानदान की औरतों को तहफ़्फ़ुज़ दे, चाहे उसकी बहन हो, माँ हो, बीवी हो, बेटी हो, और उनको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करे जो उसको मर्द बनाती हैं, तहफ़्फ़ुज़ और इज़्ज़त। यही एक मर्द को मर्द बनाती है, लेकिन वो एक घटिया और बेहुदा इंसान जो दिखाया जाता है। और उसके बाद जो है जब वो उसकी बीवी से कहती है मेरी जान छड़, मैंने तलाक दे, तो वो इस बात से नाराज़ होकर बहुत ही बेहुदा तरीके से उठ के चला जाता है। और जब वो गेट पे जाता है तो उसी वक्त रोमान जो है उसकी एंट्री होती है। अब अस्मा का बाप जो है उसको मनाने के लिए जा रहा है और रुमान जो है वहाँ दरवाजे पे जो है वो खड़ा है। और उसके बाद जो अस्मा का बाप है वो अजीब सीन दिखाया जाता है कि वो सड़क पर चला जा रहा है, रुमान गाड़ी पे आता है और वो गिर जाता है वहाँ पर, और रुमान उसे उठा के कहता है कि मैं आपको जो है वो घर देता हूँ। जो कहता है नहीं नहीं मेरा घर पास ही है, मैं चला जाऊँगा। ऐसे शो किया जाता है कि ये जैसे इस सीन का पिछले सीन से कोई ताल्लुक है ही नहीं। सबसे पहले कि वो बंदा जो है वो खबीस अगर वो चला गया था तो तुम्हें उसके पीछे जाने की जरूरत क्या थी, गेट तक जाते, इतनी दूर तुम उसके पीछे कहाँ पे चले गए। यानी कि वो वहाँ पे उसको जाते हुए दिखाया भी नहीं गया कि आवाज़ दे रहा है या रुक जाओ बेटा यहाँ से, बिल्कुल भी नहीं। और उसके बाद रोमान जो है उसको जो है वो घर लेके आ जाता है, किस लिए, क्योंकि अगला जो है मोहब्बतों भरे सीन जो है चलाने थे, बजाय उसको डॉक्टर के पास लेने के लिए वहाँ पे आ जाता है और फिर डॉक्टर को बुलाता है और फिर वहाँ पे डेरे डाल के बैठ जाता है। हाँ जी वो उधर जो है उनके घर में डेरा डाल के बैठ जाता है। डॉक्टर आता है और अंदर जो अस्मा जो है वो चाय बना रही है कि पाई बना रही है। वो तकरीबन जो उनके घर में 3-4 घंटे जो है वो बैठा रहता है कि इवन के उसकी जो बड़ी बहन है अस्मा की, वो भी उससे कहती है अगर तुमसे ये शादी के लिए कहे तो इनकार मत करना। यानी कि उसको भी पता चल गया है कि शादी के लिए कहेगा कि उल्लूदा पट्टा जड़ा है, बिल्कुल ही खोता है, क्योंकि वो बच्चों के साथ खेल रहा है, उनको कहानियां सुना रहा है और अजीबो गरीब किस्म के जो है वो बोंगे, हद से ज़्यादा बोंगे चीज़ें जो है वो कर रहा है। और ये दिखाया जा रहा है कि वो लड़की पे लट्टू हो गया। यही कहानी जो मैं पहले बता चुका हूँ कि सारी 80% जो है वो रोमांटिक ड्रामाज की कहानियाँ जो वो सिंड्रेला के गिर्द घूमती हैं कि ये जो है राजकुमार शहजादा जो है वो सिंड्रेला जो एक आम बेचारी मुसीबतों में घिरी हुई लोअर मिडिल क्लास लड़की है, उसके इश्क में जो है मुब्तला हो गया। उधर जो है अजीब व गरीब किस्म का सीन दिखाया जाता है कि मिसिज एहतशाम जो है वो पूरा चिश्ती जो है उसके साथ उसको कहती है कि तुम ये मत करो, वो मत करो, खाना नहीं बना, और फिर वो आगे से पूरा चिश्ती जो है वो कहती है कि मेरा मुँह मत खुलवाइए, और उसके बाद मिसिज एहतशाम ये बैठ जाती हैं। हाँ जी,
यानी कि अजीब किस्म का जो है वो सीन जो है वो दिखाया गया। पूरा चिश्ती जो है वो हाइजीन का ख्याल करती है, ठीक है जी, उसने सर पे जो है वो बना रखा, सॉरी पहन रखा होता है वो एक कवर, हेड कवर जो है वो। उसके बाद ये जो प्लास्टिक के जो है उसने, हालांकि कुकिंग के लिए प्लास्टिक के कौन इस्तेमाल करता है, मुझे ये बताओ। ग्लव्स जो है वो कुकिंग के लिए ग्लव्स जो हैं वो अलहदा से होते हैं। और सबसे जो मैं चीज़ जो है वो नोट करता हूँ, देखता हूँ कि हमें अपने हाथों का पूरी तरह से यकीन होता है कि हमने साफ़ किए हैं और ये हाइजीन है। अब जो प्लास्टिक की चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं उसका तो आपको पता ही नहीं होता ये ग्लव्स या ये चीज़ें हैं ये हाइजीन है कि नहीं है, इस पर एतबार किया जा सकता है कि नहीं। तो एमी बांगा जो है चीज़ जो है ये दिखाई जा रही है उस किरदार को जो है वो मिस्टीरियस बनाने के लिए। फिर उसके बाद दिखाया जाता है कि वो जो है असफर की जो है वो फिर से जो है, मुझे ये लगा कि जैसे पूरी सृष्टि जो चली गई, लेकिन वो असफर रहमान जो अबान जिसका नाम है उसकी जो है वो अभी तक जो है वो सर्विस कर रही है। और उसके बाद उस मिसेस एहतशाम जो है कॉल करती है अपने बेटे को, से कहती है कि डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है आज, तुम आ जाना। हालांकि वो अपॉइंटमेंट डॉक्टर की घर में ही थी, तो उसका मतलब कि रोमान का घर में होने का क्या तुक है। ड्रामे में किसी चीज़ की कोई भी तुक नहीं है, सारे वेले फारग लोग जो हैं इस ड्रामे में घुसा दिए गए हैं। अली अब्बास जो है वो थोड़ा अच्छा अदाकार है, लेकिन उस बेचारे के साथ यही ट्रेजेडी है कि उसको कभी भी किसी अच्छे ड्रामे में अच्छा रोल मिला ही नहीं है। वो ऐसे ही रोल जो है वो करता रहता है। असफर रहमान हद से ज़्यादा महंगा अदाकार है। हिना अल्ताफ़ जो है वो एक लो एवरेज एक्ट्रेस हैं, वो उनसे कभी भी आप अच्छी अदाकारी की उम्मीद कर ही नहीं सकते। मैंने तो कभी भी इनको अच्छी अदाकारी करते हुए नहीं देखा। जो ज़ाया जिनको किया जा रहा है वो हैं हमारी जो अस्मा का बाप का किरदार अदा कर रहे हैं, वो बेहतरीन अदाकार हैं, इवन के बहुत ही बेहतरीन अदाकार हैं। और मिसेस एहतशाम का किरदार सानिया सईद अदा कर रही हैं, वो भी हद से ज़्यादा अच्छी अदाकार हैं। लेकिन सबको जो है जो वो ज़ाया किया जा रहा है, और ज़ाया करने के पीछे किसका हाथ है? डायरेक्शन का और राइटिंग का और ड्रामा प्रोडक्शन का। हद से ज़्यादा ये बुरा और फजूल ड्रामा है। अगला ड्रामा जिसकी मैं बात करूंगा, जिससे इस हफ्ते मेरा दिल खुश कर दिया, हाँ जी, शायद आप सबका भी दिल खुश हो गया होगा, मैं बात कर रहा हूँ ड्रामा सीरियल डंक की। ड्रंक ड्रामा की ये किस्त जो है नहायत ही बेहतरीन थी। हाँ जी, हर लिहाज से इस ड्रामे में अदाकारी तो सबकी अच्छी होती ही है, लेकिन इस दफ़ा जो है किस्त में जो है वो टेम्पो बहुत फास्ट था, सबकी अदाकारी बहुत अच्छी थी, स्क्रीन प्ले जो है बहुत अच्छा लिखा गया और डायरेक्शन भी बहुत अच्छी थी। और आपको ये किस्त जो है वो बहुत अच्छी लगी क्योंकि इसमें जो है वो जो मुजरम है उसकी तरफ जो है वो कानून का हाथ जो है वो बढ़ना शुरू हो गया। हाँ जी, ये हम लोग दिखाया गया हमें कि अदालत की कार्रवाई जो है वो होती है और फाइनली जो है मोहतरमा जो हैं वकील साहिबा, जो कि हैदर की वकील है, उन्होंने बोलना शुरू किया और बड़ा अच्छे तरीके से उन्होंने जो है वो एक्टिंग की। जैसे मैंने आपको कहा था वो छोटे मोटे रोल जो हैं वो करती हैं, लेकिन उन्होंने जो है वो काफ़ी जो है वो रियलिस्टिक और हकीकी अदाकारी करने की कोशिश की। इनफैक्ट हैदर को जो है वो बेगुनाह साबित करने के लिए जो वो सबूत देती है, यानी कि उसकी रिकॉर्डिंग जो है रिकॉर्ड जो है उसकी कॉल्स का अमल के साथ वो दिखाती है, और उसकी लोकेशन जो है कि वो कभी भी उस वक्त अमल के घर के बाहर नहीं था। ये सारी चीज़ें आपको रियल लगती हैं, कोई ड्रामेबाजी और बोंगापन जो है आपको नहीं लगता। इससे पहले अदालत की कार्रवाई से पहले हमने ये देखा कि मिनाल जो है वो हैदर की बेगुनाही के लिए अपने भाई के पास जाती है और उससे लड़ती है कि तुमने झूठी गवाही क्यों दी मेरे शौहर के खिलाफ, हालांकि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। और इसके साथ साथ वो प्रोफेसर की बीवी के पास भी जाती है, जिसको वो कायल करने की कोशिश करती है कि हैदर जो है वो वहीं पे पहुंच चुका है जहां पर कभी प्रोफेसर था, और अगर हम सब ने उसका साथ छोड़ दिया तो यकीन कीजिए वो भी अपने आप को नुकसान पहुँचा सकता है। गैरतमंद अपने आकर जिस तरह से प्रोफेसर ने जो है वो अपने आप को नुकसान पहुँचाया, और वो काफ़ी अच्छी जो है वो एक्टिंग करती है। और सबसे बेहतरीन एक्टिंग जो है इस किस्त में जिसने की, और जिसने एक्टिंग जो है वो क्या उसे कहते हैं सारे सीन जो है वो उसने स्टील किए, चुरा लिए, और वो था सफ़ीर। हाँ जी, सफ़ीर जो है जब वो जाता है प्रोफेसर के घर तो उसकी बहुत ही अच्छी एक्टिंग थी। मुझे शुरू में ये लगा कि सुनने के बावजूद, सारा सच जानने के बावजूद वो क्यों प्रोफेसर के घर जाता है और उसको पता है, लेकिन मुझे ये लॉजिक बाद में जो है वो समझ आई, क्योंकि वो उसके जाने के पीछे ये भी था कि वो ये देखना चाहता था कि कितना मजबूर है वो घराना जिसको जो है नुकसान पहुंचा अमल की बेहुदा इल्ज़ाम की वजह से। इनफैक्ट वो सीन बहुत ही
ही खूबसूरती से जो है किया जाता है। सफ़ीर की अदाकारी जो है वो बेहतरीन थी। उसकी बेटी जब वो आती है तो अपने बाप के लिए वो कार्ड बनाती है, वो चीज़ बहुत बड़ा इम्पैक्ट करती है सफ़ीर पे, और ये बहुत ही अच्छे तरीके से सब कुछ जो है वो फिल्म बंद किया गया। इनफैक्ट जब कार्रवाई अदालत में हो रही होती है और सबके बयान होते हैं और बारी आती है सफ़ीर के बयान की और उसे कहा जाता है कि आपकी बीवी, तो कहता है मेरी बीवी थी। हाँ जी, ड्रामा देखने वालों को ये सीन बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ड्रामे में ये सीन अच्छा लगता है कि आप इस तरह से खड़े खड़े जो है वो अदालत के सामने, हाँ जी सफ़ीर साहब खड़े खड़े अदालत में सबके सामने जो है वो अमल को जो है वो तलाक दे देते हैं। लेकिन हकीकी ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता। तलाक जो है एक होती है, अगली तलाक जो है वो 1 महीने बाद, उसके बाद 1 महीने बाद होती है। लेकिन ड्रामे में ये चीज़ जो है वो अच्छी लगती है कि आखिरकार आपको लगता है कि अमल को उसके किए की सज़ा जो है मिलना शुरू हो गई। और ये सज़ा सबसे पहले किसने शुरू की? सफ़ीर ने, जिसको उसने सबसे ज़्यादा जो है वो बेवकूफ़ बनाया था। सफ़ीर जो है वो अपने भाई के हक़ में गवाही देता है और उसके बाद वो कहता है कि मैं उस प्रोफेसर के घर से होके आया हूँ जिसकी बीवी जो है उसकी याद में अभी तक तड़प रही है, और उसकी बच्ची जो है अपने शौहर, अपने बाप को अभी तक कार्ड लिखती है। और वो बहुत ही खूबसूरती से सीन जो है वो किया गया। उससे पहले जो है वो बयान लिया जाता है हैदर के वालिद का, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो सारी कार्रवाई जो है वो हैदर के हक़ में जाती है। और उसके बाद हैदर का वकील अमल का वकील जो है वो बढ़ के मारता उठ के, जो कि उससे पहले उसके बाप से कह चुका है कि अगर तुम लोग मैं तो ऐसे ही हैदर को ज़हनी तौर पर गैर मुतवाज़न जो है वो साबित करूँगा, अगर तुम लोग नहीं मतलब मेरी बात मानना चाहते हो तो कोई वकील कर लो। ये यानी कि वो अपनी जो है वो मनमानी करना चाहता है। और फिर उसके बाद कहता है ठीक है, प्रोफेसर की बीवी जो है अगर उसका जो है वो ऐसा कुछ हुआ है ऐसे बुरे तरीके से, तो उसने क्यों नहीं इस हक के इस बात में जो है अमल के ख़िलाफ़ आवाज़ क्यों नहीं उठाई? तो वो कहाँ पर है? तो वहाँ ड्रामाई अंदाज में जो है वो प्रोफेसर की बीवी हाथ उठाती है, हाज़िर जनाब कि मैं यहाँ पे हूँ। तो फिर वो आती है गवाही देने के लिए। अब अगली किस्त में देखेंगे किस तरफ जाता है, लेकिन ये किस्त बहुत शानदार रही हर लिहाज से, एक्टिंग के लिहाज से, डायरेक्शन के लिहाज से, और जो इम्पैक्ट जो है वो जो चीज़ें जो है वो दी गई और जो शॉकिंग चीज़ें जो की गई, यानी कि सफ़ीर की अमल को तलाक देना, और नाजरीन जो है वो खुश हो गए जैसे विलन को जब मार पिटना शुरू होती है और हीरो मारता है तो तब वो खुश होते हैं। तो यही खुशी जो है वो नाजरीन को जो है महसूस हुई। अगला ड्रामा जिसकी मैं बात करूंगा वो है दिल ना उम्मीद तो नहीं। दिल ना उम्मीद की ये किस्त भी जो है वो एवरेज रही, क्योंकि ये ड्रामा अब ख़त्म होने वाला है और ये ड्रामा जो है वो बिल्कुल एक एवरेज ड्रामा साबित हुआ है। ये ड्रामा एक नहायत शानदार किस्म का ड्रामा साबित हो सकता था अगर डायरेक्शन और राइटिंग जो है उस पर जो है ज़रा सा भी ख्याल किया जाता, क्योंकि अदाकार जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ इसमें पाकिस्तान फिल्म ड्रामा इंडस्ट्री के सबसे बेहतरीन अदाकार जो हैं वो शामिल किए गए। इनफैक्ट जब इसकी कास्ट को आप देखते हो तो आप हैरान होते हो कि यार इतनी शानदार कास्ट जो है एक ड्रामे में इकट्ठा होना जो है वो काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन इन सब ने जो है वो हमें बिल्कुल जो है मायूस किया। उसकी वजह जो है वो गलत स्क्रिप्ट और डायरेक्शन है। हालांकि स्क्रिप्ट जो है वो अमना मुफ्ती का है जो कि बेहतरीन स्क्रिप्ट राइटिंग जो है वो करती हैं, लेकिन पता नहीं ये ड्रामा ये शायद बदकिस्मत बदनसीब ड्रामा है, क्योंकि ये पहले फंसा भी रहा था। इसको जो है सेंसर वालों ने पास नहीं किया, इसमें बहुत सारे सीन ऐसे थे, मुकालमे ऐसे थे, और फिर उसके बाद पास करके इसको चलाया भी कहाँ गया TV1 पे, जिस पे बहुत सारी ऑडियंस जो है वो उस ड्रामे को नहीं देखती, क्योंकि ये चैनल जो है इतना ज़्यादा मशहूर नहीं है, हिट नहीं है पाकिस्तान में। इस किस्त में हम ये देखते हैं कि ज़ोहरा नसीम जो है उसको जुल्फ़ी अपने घर ले आया, वो वहाँ से भी भागना चाहती है और जुल्फ़ी की बातें जो है वो सुनती है। जुल्फ़ी का किरदार जो है वो बड़ा अजीब व गरीब किस्म का जो है वो दिखाया गया है कि वो क्या पॉजिटिव है या नेगेटिव है, लेकिन जुल्फ़ी का बॉस जो है उसका भी किरदार बहुत अजीब से दिखाया जाता है, पता ही नहीं चलाया जा रहा कि वो कौन है। लेकिन जुल्फ़ी के बॉस की एक बात जो है नहायत ही शानदार जो है वो ये कहता है कि ये ऐसी लड़कियां फैक्ट्रियों में नहीं बनती जो अपने माँ बाप से जो है वो नफ़रत करती हों और सब कुछ करने पे तैयार हो जाएं। ये लड़कियां जो हैं वो बड़ी मुश्किल से मिलती हैं। यकीन कीजिए बात ऐसे ही है। जिस हमारे माशरे में ऐसी लड़कियों को जब इस्तेमाल किया जाता है जिस्मानी धंधा के लिए और उसके बाद ड्रग्स के लिए और किसी अपने मखसूस किस्म के मकसद के लिए, माशरे में एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, जैसे कि हमारे यहाँ हम साल अवार्ड पे अजीबोगरीब कपड़े पहन के हमारी अदाकाराएँ चली गई, तो ऐसी लड़कियाँ जो फैक्ट्रियों
में भी नहीं मिलती। ये वही लड़कियां होती हैं जो ब्रोकन फैमिलीज़ में से आती हैं और अपने वालिदैन से नफ़रत करती हैं। ये बिल्कुल भी रेगुलर और आम लड़कियां नहीं होती जो इस तरह की हरकतें करती हैं। इनफैक्ट ये बहुत ही शानदार किस्म का मुकालमा जो है वो आमना मुफ्ती ने लिखा था। उसके बाद ये दिखाया जाता है कि उधर जिमी जो है वो सुंबल को बता रहा है कि ये जो पैसे जो हैं डीएम ने हासिल किए हैं ये वुमेन ट्रैफिकिंग से आते हैं। अब यकदम एक ही ब्रीफकेस देखकर ये सब चीज़ें जो हैं वो कैसे पता चल गई जिमी को। अब बिल्कुल हैरान होते हैं। जिमी को जब वो जुल्फ़ी के बारे में बात करता है तो वो कहता है कि वो अंडर कवर है, उसको उसके बारे में भी सारा पता है। उसको ये भी पता है कि ये पैसे जो हैं औरतों की तजारत से आते हैं। तो ये उसको एक ही वक्त में यकदम अचानक कैसे पता चल गया, इसकी भी कोई सेंस, कोई तुक जो है आपको नहीं दी जाती। डीएम जो है उसका एक मुकालमा मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस्लाम में जो गलत चीज़ मर्द के लिए है वही गलत चीज़ औरत के लिए भी है, और ऐसा ही है। जो लोग इसको नहीं मानते वो हमारे माशरे का बहुत छोटा हिस्सा है और बहुत ही फजूल किस्म का हिस्सा है। लेकिन पाकिस्तानी माशरा जो है वो इस तरह का है कि बहुत सारे लोग जो है इस बात को मानते हैं कि जो चीज़ मर्द के लिए गलत है वो औरत के लिए भी गलत है। इस्लाम ने जिस चीज़ को आपके ऊपर जो है वो सादर कर दिया गया, आपको बता दिया है। उसके बाद जो है वो दिखाया जाता है जिमी का, जैसे मैंने आपको बताया, और सुंबल का जो वो मुकालमा है बहुत मुझे अजीब लगे। सुंबल जो है वो ये कहती है कि वो बिल्कुल अपने तजुर्बे के लिहाज से बिल्कुल सही कह रही होती है कि जुल्फ़ी जो एक याश मक्कार इंसान है और तुम उसका भरोसा मत करो। लेकिन जिमी है जो बार बार ये कह रहा है कि नहीं वो अंडर कवर काम कर रहा है, और उसको ये भी पता है कि सारा ये औरतों की ट्रैफिकिंग से आ रहा है। तो उसको पहले नहीं पता था, अब उसे क्या परेशानी हो रही है, और अगर उसे अभी पता चला तो इतना सब कुछ उसे यकदम एक ही दिन में कैसे पता चल गया, ये आप जो है वो बात हजम नहीं कर पाते हैं। उधर जो ये दिखाया जा रहा है कि नसीम ज़ोहरा के घर में उसका बाप जो है वो जब शेरवानी को बताता है कि नसीम ज़ोहरा जो है वो घर से भाग गई है, तो वो खूब वावेला बचाता है, उसको जलील करता है और फिर उसे कहता है मुझे अब छोटी बेटी यानी हजाब का रिश्ता दो। लो जी कर लो गाल, बंदा ला लेतर लवे तो सिर तो 10,000 लेतर मारे, तेरा दिमाग चल गया। अब मुझे ये भी नहीं समझ आती कि शेरवानी का दोस्त यानी कि नसीम ज़ोहरा का बाप इतना बेबस क्यों दिखाया गया है। मतलब उसकी सब इस घर के सारे मसाइल की बड़ी वजह जो है वो ये नहीं कि बच्ची क्रिकेट खेलना चाहती है या जो है वो उसकी माँ ज़्यादा एक्स्ट्रा चलाक है, अपने शौहर का दिल जीतने की बजाय अपनी बेटी की गलत तरीके से मदद कर रही नहीं। वो ये है कि नसीम ज़ोहरा के बाप का किरदार नहायत ही कमज़ोर है। वो हर किसी के सामने कमज़ोर है, अपनी बेटियों के सामने कमज़ोर है, अपनी बीवी के सामने कमज़ोर है, और अपने दोस्त यानी कि ये शेरवानी जो इसके सामने कमज़ोर है। अगर वो एक वाकई में अच्छा मजबूत मर्द होता तो उसके घर में वो ये कभी भी मसाइल पैदा ना होते। उसकी बेटी जो है उससे ये बेला वजह फजूल तरीके से बगावत नहीं करती, उसकी बीवी उसको धोखा ना दे रही होती। इवन कि ये दिखाया गया वो इतना कमज़ोर और बेवकूफ़ है कि उसकी सबसे छोटी बेटी जो है उसको जो है जिसकी टांग को मसला है वो भी उसको बेवकूफ़ बना रही है। हाँ जी, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको कन्विंस नहीं करती। आपको ये ड्रामा जो है, इस ड्रामे में सारी बातें जो बताई गई हैं यकीन कीजिए वो सारी वो हैं जो हमारे माशरे में वाकई ये मसाइल हैं, जो हकीकी बातें हैं, लेकिन ये इतने बुरे तरीके से जो है वो लिखी गई हैं कि आपको ये हकीकी लगती नहीं है। जबकि दूसरे ड्रामों में गैर हकीकी बातें आपको इस तरह से दिखाई जाती हैं कि आपको हकीकी लगती हैं। तो इसमें आमना मुफ्ती जो है वो बहुत जो है वो मात खा गई, और डायरेक्टर जो है वो मात खा गया चीज़ को जो है अच्छी तरह से पोर्ट्रेट करने और कन्विंस करने में। चाहे अदाकार जो है उन्होंने बेहतरीन अदाकारी की, लेकिन ये ड्रामा आपको बिल्कुल भी जो है वो कन्विंस नहीं करता और आपको अच्छा ड्रामा ये नहीं लगता। इसके साथ ही मैं अपने ड्रामास का रिव्यू का सिलसिला जो है वो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का रिव्यू जो मैंने किया पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया या चीज़ जो है कोई नहीं पसंद आई तो उसके बारे में कमेंट कीजिए और मेरे वीडियोस को जो लाइक कीजिए, और मैं कहूँगा प्लीज़ 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 गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये जो बेल आइकन का बटन है इसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे मैं वीडियोस पोस्ट करूँ उनका नोटिफिकेशन आपको जो है वो मिल जाए। इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।